पूछता है आज तक, साधु संतों पर इस तरह से हमला कब तक? आइए 3 तस्वीरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ये सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं किस तरह से साधुओं पर, संतों पर हमला हो रहा है। साधु संतों पर यह हमला कब तक? अगले 1 घंटे इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, सवाल पूछेंगे, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह के भीतर देश के अलग अलग जगहों पर 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, साधुओं को निशाना बनाया गया है। आज यूपी के गोंडा में एक साधु को मंदिर में घुसकर गोली मार दी गई, जबकि करौली में चंद दिनों पहले ही एक साधु को जमीन विवाद में जिंदा जला दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में एक साधु का शव यमुना में मिला और माना जा रहा है कि साधु की संदिग्ध हालत में मौत हुई। इन तमाम मामलों पर जबरदस्त सियासत हो रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों साधुओं को निशाना बनाया जा रहा है और क्यों इनकी हिफाजत कर पाने में सरकारें नाकाम हो रही हैं। तो ये 3 घटनाएं हमने आपको दिखा दी और इसीलिए आज तक ने सोचा है कि हम ये आवाज तो बुलंद करें, ये सवाल तो पूछे सरकारों से कि आखिर वो साधु संतों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे, चाहे राजस्थान के करौली में एक साधु को जमीन की टुकड़ी के लिए दबंग जिंदा जला दे, या फिर अब बागपत में 2 जगहों पर यूपी के गोंडा में साधुओं की इस तरह से या तो हत्या कर दी जाए या उनका शव मिले। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से साधुओं पर हमला कब तक? खून से लथपथ अस्पताल के स्ट्रेचर पर कराहते साधु की आवाज बताती है कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों का इकबाल बुलंद है। ये कराह बताती है कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों ने कानून को पैर की जूती के नीचे कुचल दिया है। ये कराह बताती है कि बदमाशों को यूपी में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मामला गोंडा के एटिया थाना क्षेत्र के तीरे मनोरमा गाँव का है, जहां राम जानकी मंदिर में रहने वाले साधु पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। साधु को गोलियों से भूनने की कोशिश हुई। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो है इसमें पंजीकृत हैं। पूरे घटना की विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर गोंडा में साधु पर जानलेवा हमला हुआ, उधर बागपत में यमुना नदी में एक साधु का शव मिलने से हड़कंप मचा है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर साधु की हत्या करके किसने उन्हें नदी में फेंका। पुलिस अब तक साधु की पहचान नहीं कर सकी है। सुल्तान नाम का जो व्यक्ति है, उसका ठेका है वहाँ मछली का, वो जाल लगाया हुआ था। जाल में जो है आकर के एक अज्ञात शव वहाँ फंसा। उसकी सूचना पे वहाँ कोतवाली पुलिस पहुँची और शव को बाहर निकाला गया। शव जो है साधु के जैसा लग रहा है, लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और भगवा कपड़े पहने हुए हैं। करौली में पुजारी की मौत के बाद आक्रोश की आग अभी धधक ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में साधु को गोली मारने की घटना, बागपत में साधु का शव मिलना सवाल खड़े करता है कि क्या देश में साधुओं की जिंदगी का कोई मोल नहीं बचा है? वो कौन लोग हैं जो साधुओं को टारगेट कर रहे हैं? वो कौन है जो कानून की चिंदियां उड़ाकर साधुओं के दुश्मन बन बैठे हैं? सूबे में लगातार हो रहे अपराधों ने विपक्षियों को मौका दे दिया है योगी सरकार पर निशाना साधने का। उत्तर प्रदेश के मुखिया संत अपने आप को कहते हैं और उनके रहते उत्तर प्रदेश में लगातार साधुओं की हत्याएं हो रही हैं। फिर गोंडा में जिस तरीके से साधु पर हमला हुआ है, एक जात विशेष के लोगों का तांडव उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये सब कुछ योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल जो कहा जाता है कि जंगल राज वही हो गया है। जब से योगी जी आए हैं
आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता, हमको लगता है कि वो ज़रूर विचार करेगी कि योगी सरकार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था एक बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल भी कायम है कि साधुओं पर ऐसे हमले कब तक होते रहेंगे। बागपत से दुष्यंत त्यागी और गोंडा से अंचल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो आइए बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आज तक ने सबसे पहले इस पूरे मामले में अपनी आवाज बुलंद की थी करौली में, और अब जाकर धीरे धीरे असर हो रहा है। हालांकि जो मुख्य आरोपी था उसे तो पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, करौली मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दिलखुश मीणा जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, और इसी के साथ जानकारी आ रही है कि करौली में पुजारी को जिंदा जलाने की जो पूरी खबर थी उसमें अब कुल मिलाकर 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पहले दिन ही दिलखुश मीणा गिरफ्तार किया गया था, माफ कीजिएगा, कैलाश मीणा गिरफ्तार किया गया था, और अब दिलखुश मीणा, 2 जो ये दबंग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक पुजारी को जिंदा जलाने का ये मामला था करौली राजस्थान का। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा से लेकर बागपत, करौली, कहीं पर भी आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों साधु संतों की जिंदगी पर बनाई है? हर पार्टी को जवाब देना होगा। हमारे साथ अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की जुड़ रही हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ रहे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति के, वो जुड़ रहे हैं। महंत परमहंस धर्मदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमहंस दास जी धर्मगुरु हैं। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर जी हमारे साथ महामंडलेश्वर जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास आऊं, एक बार आपको सीधे करौली में ले जाना चाह रही थी। आशुतोष जुड़े क्या हमारे साथ? आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे, क्योंकि परिवार अभी भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। महंत नवल किशोर जी, मैं इससे पहले कि राजनीतिक लोगों के पास जाऊं, आप लोगों की आवाज उठाने की आज जरूरत है। देखिए, करौली में आज तक ने सबसे पहले पूरे परिवार की आवाज सामने की थी। आत्मदा एसएचओ कर रहा था, लेकिन ये मीडिया और परिवार का ही असर था। शव के साथ विरोध प्रदर्शन पर बैठना पड़ा, तब जाकर एक एक करके कार्रवाई हुई। दबंगों की आज दूसरे की गिरफ्तारी हुई है। कुल 6 लोग इसमें आरोपी हैं, मतलब 4 अभी भी फरार हैं। दूसरी तरफ गोंडा, बागपत, हर जगह इस तरह की हो रही घटनाएं क्या बता रही हैं आपको? महामंडलेश्वर जी। देखिए बहन, चाहे पालघर हो, नवाशहर पंजाब हो, और चाहे उत्तर प्रदेश का गोंडा हो, आज बागपत है, करौली राजस्थान हो, ऐसा लगने लगा है जो देश ऋषि और कृषि प्रधान था, कोई साधु निकलता था तो भेष मात्र से लोग उसके पर श्रद्धा भाव रखते थे, पूजा करते थे। इस देश को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? ऐसा लग रहा है कि साधु होना कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गया है। साधु भेष में लोग रोड पर निकले कि नहीं निकले? ये देश की सरकारें, राज्य की सरकारें, चाहे देश की सरकारें, हमको देश का नागरिक भी मानती है कि नहीं मानती? किसी भी देश प्रदेश की सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने नागरिक की सुरक्षा प्रदान करे। आज साधु वेश में जिसका आध्यात्मिक जीवन है, जो समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, संस्कृति के लिए जीता है, वो कुटिया से बाहर निकल करके चाहे भिक्षा करने जा रहा है, चाहे सत्संग स्वाध्याय करने जा रहा है, चाहे यात्रा करने जा रहा है, मुझे लगता है सोचना पड़ेगा कि बाहर जाए कि नहीं जाए, वापिस आ सकेगा नहीं आ सकेगा। किसी को जलाया जा रहा है, किसी को लाठी लेके मारा जा रहा है, किसी को गोली मारी जा रही, हो क्या गया? इसलिए पूरा साधु समाज सशंकित है, भयभीत है। अखाड़ा परिषद की 15 तारीख को वृंदावन में मीटिंग है। हम लोग इस पर विचार करेंगे और सरकारों से आग्रह करेंगे कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखना आप सबका कर्तव्य है। हम देश के नागरिक हैं, साधु के साथ साथ हम सबकी सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है। उस दायित्व का निर्वाह करें। कहीं किसी को कष्ट न हो, कहीं किसी की हत्या न हो, कहीं किसी को परेशानी न हो। जी, आप ही की बात का जवाब लेते हैं। अपराजिता सारंगी जी, जवाब दीजिए। यूपी में भी 2 घटनाएं हुई हैं। करौली पर तो इंसाफ की बात हो ही रही है, लेकिन अगर यहाँ पर यूपी में 2 ऐसी घटनाएं होती हैं, जवाब दीजिए इस पर। नमस्कार। महाराष्ट्र का पालघर हो या फिर गोंडा हो, बागपत हो यूपी का, या फिर करौली हो राजस्थान का, मुझे लगता है ये सब मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और पादरी
की हत्या होती है या साधुओं की हत्या होती है, पुजारियों की हत्या होती है या फिर मौलवियों की हत्या होती है, मुझे लगता है ये इंसानियत की हत्या है, बर्बरता है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर भय और अपराध मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। और इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब तरह के पदक्षेप लिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा है कि सब जगह अब पुलिस रिफॉर्म्स लागू किए जाएंगे। दूसरी बात, अभी कल ही जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए दिशा निर्देश बाहर किए गए हैं। आप सब जानते हैं इस बारे में, कैसे हमारा 0 FIR पेंडेंसी हो, कैसे इंक्वायरी 2 दिन में खत्म की जाए, इन सब दिशाओं में कार्य हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कह रही हूं, मैं भारत की नागरिक होने के नाते कह रही हूं कि इनमें राजनीतिक संभावनाएं कोई न देखें, राजनीतिक रोटियां न सेकें। ये हमारे आज साधु जा रहे हैं, कल कोई और जाएंगे। इंसानियत की हत्या है। हम सबको मिलकर सकारात्मक विचारधारा के साथ जुटकर राजनीतिक रोटियां क्या होती है? अपराध मुक्त सारंगी जी, और अपराध मुक्त भारत, अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, आप एक IAS ऑफिसर रह चुकी हैं, ये आप ब्यूरोक्रेसी की आवाज बोल रही हैं, लेकिन मेरा ये जो आप कह रही हैं राजनीतिक रोटियां, ये राजनीतिक रोटियां क्या है? मतलब ऐसे मुद्दों पर कोई आवाज ना उठाए, ऐसे मुद्दे पर मुड़कर सरकारों से पूछे नहीं साधु संत समाज कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये समझने की कोशिश करिए कि इनकी क्या भावनाएं हैं। जो पालघर 1, पालघर 2, पालघर 3, पालघर 4 अंत ही नहीं हो रहा। कहीं कोई दबंग छोटी सी जमीन की टुकड़ी के लिए जला देता है, ऐसे जो कहता है आत्मदाह था, परिवार को समझाने लगता है कि खुद को आग के हवाले कर दिया। गोंडा में, बागपत में, मंदिर में घुसकर मारा जा रहा है। इन मुद्दों को क्यों ना उठाया जाए? ये राजनीतिक रोटी क्या चीज होती है? बिल्कुल उठाया जाए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करती हूँ। केंद्र सरकार सचेतन है, केंद्र सरकार चाहता है कि सब जगह शांति रहे, इस तरह की घटनाएं न हो। राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब ये हुआ कि ऐसा हम ना कहें कि यहाँ ये राजनीतिक दल ने सरकार किया इस राज्य में और वहां उसने किया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम ध्यान दिया, उधर ज्यादा ध्यान दिया जाए और हम एक दूसरे की निंदा करते रहें। ऐसा ना हो, हम सबको मिलकर इसे बंद करना होगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। अगर प्रियंका जी हाथरस जा सकती है तो प्रियंका जी मेहमानों के पास चलते हैं, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, अखिलेश जी जवाब दीजिए। प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जा रही हैं करौली? मोदी जी को किसी ने रोका है क्या? वो क्यों नहीं चले जाते हैं? वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री से बात करते हैं या कुछ कहते हैं? क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? या उनको किसी ने रोका है कि किसी बात पे सिर्फ वो साइंस के बारे में, टरबाइन के बारे में, गैस के बारे में बताते रहेंगे या मन की बातें करते रहेंगे? उनको किसी ने रोका क्या चले जाएं? अंत में आकर राजनीति, उतने देर व्याख्यान दिया और आपने जब कहा तो आकर राजनीति पे आ गई। देखिए ये क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए अपराध, मुख्यमंत्री जी जहां 200 किलोमीटर है जयपुर से और दिल्ली से हाथरस 200 किलोमीटर था। मुख्यमंत्री काम करके परिणाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आपके या सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं, गायब नहीं है मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा आपने कि गोंडा गए? उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी जी हैं लगभग 24 साधुओं की हत्या हो चुकी है। कहिए नाम, स्थान, तारीख पढ़ के सुना दूं। 24 साधुओं की हत्या हो चुकी है और 8 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है यूपी में। 1.5 दर्जन पत्रकारों पे प्राण घातक हमले हुए हैं। 2 दर्जन पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं यूपी में, जेले गए हैं लोग। कहिए सबके नाम पढ़ के सुना दूं, सब रख के बैठा हूं। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज लागू है, आपको भी पता है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज लागू हो चुका है। अब आई जिस जंगल राज में हमारे सबसे समाज के सबसे सम्मानित और सबसे पूजनीय साधु संत महात्मा होते हैं, उनके प्रति अगर अपराध होता है तो ये जान लीजिए कि समाज अपने पतन के अधोगति तक पहुंच चुका है। चाहे कहीं भी हो, अपराध होना एक अलग बात है, कानूनी प्रक्रिया में देखेंगे। अपराध होने के बाद उस पे सरकार की क्या भूमिका है। ठीक है दीपांकर जी,
दीपांकर जी इस पर बोलना चाह रहे हैं। स्वामी दीपांकर जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन एक बार सर आपको भी रोक रही हूं, सीधा एक बार चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। आशुतोष, क्या आज जाकर दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है? 6 दबंगों का नाम आरोपी के तौर पर बनाया गया है। क्या खबर है, परिवार की क्या हालत है? हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं किस तरह से परिवार बेसुध बिल्कुल न्याय की, इंसाफ की उम्मीद कर रहा था। क्या कहना है उन लोगों का? दरअसल अंजना, परिवार गमगीन है। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक बेटी है जो शारीरिक रूप से चुनौती है, एक बेटी और एक बेटा। ऐसे में परिवार के पास अब कोई सहारा नहीं है, तो आप मानसिक स्थिति समझ सकती हैं। परिवार जब ये कहे कि 4 दिन से चौका चूल्हा नहीं जला है पूरे करौली में, ये जिले में, राजस्थान का ये जिला, अमूमन कभी ऐसी घटना हुई नहीं, लेकिन एक जो घटना हुई है उसने हर किसी को अचंभे में डाला है। और इसीलिए लगातार सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ठीक है मुआवजा मिल जाएगा, सरकारी नौकरी तो ठीक है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है कि साधु संतों पर कि उनके खिलाफ ये घटनाएं हो जाए। आज भी बड़ा नाटकीय तरीके से घटनाक्रम होता रहा। हमने देखा जो विपक्ष के नेता थे, बीजेपी के नेता थे, दिल्ली के नेता भी वहां पर पहुंचे और लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर इंसाफ। 4 दिन हो चुके, अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारी, बाकी कब गिरफ्तार होंगे। लेकिन बहरहाल करौली के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ इस समय यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरी घटना लेकिन यही है ना कि अब आप देखिए दीपांकर जी, अब ऐसा है दीपांकर जी, अब ऐसा है कि अगर यहाँ पे हुआ तो आप गोंडा, ये दिस वर्सेस दैट हो गया है। लेकिन गोंडा हो, बागपत हो, देखिए घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब इसमें आप सिर्फ एक पार्टी और एक सरकार को कैसे जिम्मेदार फिर ठहराएंगे? तो तमाम राज्यों में हो रहा है। मैं आपकी बात से शब्दशः सहमत हूं अंजना जी, और आपको धन्यवाद भी देता हूं। कम से कम आपने एहसास तो कराया कि साधुओं का भी कोई मानव अधिकार होता है, जीवन होता है, और उस जीवन को इस प्रकार से कोई तिरोहित नहीं कर सकता। वो पुजारी, वो साधु जो बेवजह मर रहे हैं, क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? पूछिए अपने अपने दिल पर हाथ रखकर, कौन आएगा कि पेड़ का क्या है, सनातन का क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, अगर यही लोग मारे जाएंगे? क्या इनको मारना क्या सुनियोजित नहीं लगता? मुझे लगता है कि ये एक सुनियोजित तरीके से साधु संत और पुजारियों को टारगेट किया जा रहा है, ना कि टारगेट किया जा रहा है उनको इतनी बर्बरता से उनके मंदिरों में घुसकर मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। 70 साल के साधु को पालघर में जिस तरीके से मारा जा रहा है और उसके बाद उस पर मौत का इल्जाम लगाकर, उसकी चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी मौत को भी अपमानित किया जा रहा है। एक शब्द ऐसा नहीं है समूचे देश और देश की सियासत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि क्या आप विचारों को जनरेट करने वाले, संस्कृति के वाहकों को आप बर्बरतापूर्वक मारते जाएंगे? मुझे नहीं लगता। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को एक होकर इन पर कहर बनकर टूट पड़ना चाहिए। देश की और प्रदेश की पुलिस को इन पर कहर बनकर टूट पड़ना चाहिए। जो संस्कृति की रक्षा करते हैं, आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है? मैं तो समूचे फील्ड में रहता हूं अंजना जी, मेरे आश्रम पर खुद 5 बार खत चस्पा हो चुका है मार देने का, पर उसके बाद भी बोल रहा हूं और बेखौफ बोलूंगा। मुझे मालूम है कि इस लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में, मेरा अधिकार है जीवन को और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का। मुझे लगता है इसमें पक्ष और विपक्ष को एक होकर इन अपराधियों और आक्रांताओं पर कहर बनकर टूटना चाहिए, वरना यह संस्कृति ही नहीं रही तो क्या देश पुनः गुलाम होगा? आपकी आवाज बीच में कट रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आवाज आ गई है जी? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए अंजना जी, बात मैं सभी की सुन रहा था, सबने बहुत अच्छी बात की। नवल किशोर दास जी ने भी जो बात की बहुत अच्छी की है और बिना लाग लपेट के की है। साधु पालघर में हत्या का शिकार हो या फिर हमले का शिकार हो या फिर करौली में जिंदा जलाया जाए या फिर गोंडा में गोली मारी जाए, बुलंदशहर के साधु मारे जाएं, बागपत में एक साधु की लाश मिली है। ये अपराध बहुत ही विभत्स है, जघन्य है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, सब निंदा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि हत्या के बाद, अपराध के बाद उसकी विवेचना और उसको अंजाम तक पहुंचाने का। आज जो गोंडा में हमला हुआ है,
ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो थाने का जो इंचार्ज है उससे ये बात कई दिनों से, कई महीनों से निरंतर कही जा रही थी कि अभी हमें धमकी मिल रही है, हमारे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को अभी तक हटाया नहीं गया। ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को या वहां के प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उस हमारे जो सम्राट दास पर हमला हुआ है, साधु किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता भी हो सकता है और स्वतंत्र है, लेकिन प्रश्न ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस की शासन व्यवस्था हो या बीजेपी की हो, मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री को ये चाहता होगा कि उसके राज्य में संतों की हत्या हो, लेकिन एक अजीब किस्म का माहौल संतों के प्रति बनाया गया है। और बिना लाग लपेट के मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मंदिर की भूमि है तो साधु संतों की भूमियों पे कब्जा, मंदिर की भूमि पे कब्जा, आश्रम अखाड़ों की भूमियों पे कब्जा, इस तरह का जो हरकतें हो रही हैं उसी का परिणाम है गोंडा की वारदात। अभी तक उस इंस्पेक्टर से, पहली बात, उनको एक सिपाही, एक पुलिस वाला मिला हुआ था सिक्योरिटी के लिए, उसे विड्रॉ कर लिया गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कही जा रही हैं कि हम पे हमला हो सकता है, हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता बोल रही थी, बहुत अच्छी बात कर रही थी, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई। अरे भाई, साधु संतों का मामला है, इसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्यों घसीटना चाहते हो? मैं भी घसीट सकता हूं। अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप प्रियंका गांधी को कहोगे वो क्यों नहीं गए, तो हम कहेंगे मोदी जी क्यों नहीं गए, अमित शाह क्यों नहीं गए। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि संतों के प्रति जो भावना और दुर्भावना पैदा हो गई है देश में, जो नवल किशोर दास जी कह रहे, मैं उनसे सहमत हूं। इसका क्या होगा, इसका निदान क्या होगा, इस समस्या का समाधान क्या होगा? मैं मांग करता हूं कि गोंडा के उस इंस्पेक्टर को जो पता था कि हमला हो सकता है, उसे वहां से हटाया जाए, क्योंकि करौली के इंस्पेक्टर को भी कल हमने मांग की थी आपके शो में, उसे हटा दिया गया। सारंगी जी जवाब दीजिए। तो गोंडा के इंस्पेक्टर को आप राजिका जी को दिखाइए इस पर जल्दी से। जो हमारे साधु महाराज कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं और भावनाओं की कद्र करती हूं, सही बात कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, राजनीतिक दलों को अपनी रोटियां नहीं सेकनी होगी, मैं बार बार ये कहना चाह रही हूं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथनिंग करना होगा। देखिए, जब हम कहते हैं कि भयमुक्त माहौल हो, कैसे होगा? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ठीक होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ, मैं किसी के विरुद्ध में नहीं बोल रही हूँ, किसी और राजनीतिक दल का शासन है राजस्थान में इसलिए नहीं बोल रही हूँ। अगर ये बीजेपी शासित राज्य में भी होता तो मैं कहती। मैं राजस्थान के विषय में कहना चाहती हूँ, अभी तक वहां कोई स्वतंत्र गृह मंत्री नहीं है। 100% फ्री एक आदमी गृह मंत्री होना चाहिए। ऐसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो गृह मंत्री हो सके। चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री का भी लिबास पहने हुए हैं, ये सही नहीं है, उनको समय नहीं मिलता। प्रदेश में भी गृह मंत्री नहीं है। आप दूसरा देखें, राजस्थान का क्राइम ग्राफ, अगर आप एनसीआरबी 2019 देखें, तो उत्तर प्रदेश आप देखें कि हत्या और अपराध के मामले में राजस्थान को पदोन्नति मिली है। एनसीआरबी 2019 का रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने की बात मैंने कही थी। अब गहलोत का कैंप, सचिन पायलट जी का कैंप, इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो काम कैसे जमीन पर होगा? हमें अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। हम सबको मिलकर, लोगों के साथ मिलकर एक भयमुक्त समाज का गठन। अच्छा ठीक है, वहां पर आपको दो गैंग की लड़ाई दिख रही है, यहां पर बताइए कि गोंडा और बागपत में क्यों हुआ? देखिए, ऐसा है, मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश में जहां तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का सवाल है, मैं कह दूं, मैं डाटा के आधार पर कहती हूं बातचीत, मैं तथ्य भित्तिक बातचीत करूंगी। जो कन्विक्शन रेट है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कन्विक्शन रेट है वो पूरे देश में हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये एक डेटा तो अखिलेश जी भी लेके बैठे हैं, वो बता रहे हैं सबसे ज्यादा यूपी में हुआ है। वो कह रहे हैं आप बोलिए तो सबके नाम गिना दे, सबके नाम पढ़ के सुना दे, कितने पत्रकारों की हत्या हुई है उनके नाम सुना दे। देखिए, हम सबको मिलकर, मैं बार बार कह रही हूँ, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें राजनीति ना आए, और ऐसा नहीं है। अभी तक देखिए, करौली में हमारी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और 3 सदस्यीय कमेटी ने सबके साथ मिलकर 2 दिन तक धरना दिया, तब वो सब मुआवजे मिले और नौकरी की बात कही गई सरकार की तरफ से। से अगर आप यूपी के साथ कंपैरिजन करें, अगर हाथरस की घटना आप देखें, तुरंत काम हुआ। तो
मैं कहना चाहूंगी कि एक संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ भी राज्य सरकार को काम करना होगा। किसी के साथ किसी भी तरह के कंपटीशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक माहौल बनाना, तो मामला अब जाकर सीबीआई को सौंपी गई। वहां ना लोकल पुलिस ने तो आधी रात में जल्दबाजी में चिताई जला दी थी। देखिए, हम उलझेंगे तो हर मामले में वही हाथरस पर आकर अटक जाएंगे। मैं एक बार दो और साधु संत हमारे साथ है, उसका अखिलेश जी मैं आऊंगी आपके पास फौरन। महंत परमहंस दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सरस्वती जी, ये जो साधु संतों को लेकर चिंता जाहिर हो रही है, बात अब कांग्रेस शासित बीजेपी शासित की बात नहीं है। हर जगहों पर इस तरह से क्यों साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है? आप जल्दी से इस पर बोले, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। महंत परमहंस दास जी। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, आवाज आ रही है? बोलिए सरस्वती जी, आवाज आ रही है? शायद नहीं आ रही है, उनको फिर से कनेक्ट कीजिएगा। सीधे चलते हैं जी। महंत परमहंस दास जी, आप अपनी बात कहिए। स्वामी जी। अंजना जी, बहुत दुख की बात है कि जो अभी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में संत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोली मारी गई, वो हमारा ही स्थान है अंजना जी, हमारे शिष्य हैं जिनको गोली लगी है वो संत। अभी हम वहीं से लौट रहे हैं। न तो वहां का जिलाधिकारी से कोई मतलब है, न वहां के कप्तान से कोई मतलब है, न वहां के सांसद से कोई मतलब है, न विधायक से। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि उसकी दवाई तक ये लोग नहीं कराने को तैयार थे। वो तो वहां के लोग किसी तरह से जो है तो चंदा करके और उसकी दवाई करा रहे हैं। माने ये स्थिति आ गई थी कि अगर गांव के लोग इकट्ठा न होते तो दवाई बिना वो साधु मर जाता। इसलिए क्राइम चाहे कहीं हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे फिर जो है महाराष्ट्र हो, क्राइम है। जो आपका दर्द हम समझ रहे हैं स्वामी परमहंस दास जी, आपका दर्द हम समझ रहे हैं। महंत परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो उस परिवार से जाकर मिलकर आए हैं। बताइए क्या हुआ था और कैसे ये वो वक्त है जब पूछना पड़ेगा देश में क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं साधु संतों के खिलाफ। बोलिए महंत जी। अंजना जी, वहां हमारे साधु जो है मंदिर में सो रहे थे और अपराधी आए और उनको गोली मार के चले गए। न वहां के डीएम से कोई मतलब, न कप्तान से मतलब, न कोई जनप्रतिनिधि वहां गया, न वहां सांसद विधायक कोई नहीं गया, कोई दवा कराने वाला नहीं। वहां किसी तरह चंदा करके लोग उस साधु की जो है तो दवा करा रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसी जो है तो अमानवीय घटना है। इसके बाद भी किसी जनप्रतिनिधि को प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा बिल्कुल जंगल राज है। इसका क्या मतलब? चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान हो, अपराध, अगर कोई अपराध है तो अपराध सब जगह अपराधी होगा। अगर मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए भी साधु के ऊपर गोली चलाई जा रही है और कोई जनप्रतिनिधि उनका वहां अभी तक नहीं पहुंचा, वो साधु जीवन की जंग लड़ रहा है, उसको जो है कब मर जाए कोई दवा कराने की स्थिति भी नहीं है। सारंगी जी को तो यह जंगल राज क्या है? हमारा साधु मरा है। एक बार अपराजिता जी इसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपका हाथ देखिए। महंत परमहंस दास जी की वेदना को समझ लेने नहीं जा रहा है, वो कह रहे हैं। मैं महंत परमहंस दास की वेदना को समझ सकती हूँ। उन्होंने देखा है, उन्होंने झेला है। मुझे लगता है कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। कोई भी राज्य हो, कोई भी राजनीतिक दल सरकार चला रहा हो, और हम सबको मिलकर एक मैसेज देना होगा, एक संदेश देना होगा कि हमें सबको मिलकर अपराध मुक्त भारत का गठन करना है और हम सबको मिलकर काम करना होगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग हो और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं अगर वहां वैकेंसीज हैं तो वैकेंसी फिलअप की जाए। देखिए, मैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को शक्तिशाली करने की बात कर रही हूँ। जो लोग नीचे हैं, जहां जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी खत्म करनी होगी, उनकी क्षमता वृद्धि करनी होगी और इस तरह की वारदातें न हो। मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से कि केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है
कि एक अपराध मुक्त भारत का गठन हो और सबका सहयोग लेकर हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, हम सबको मिलकर गठन करना है एक भय और अपराध मुक्त भारत। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हाथ उठा रहे हैं। आचार्य जी, ठीक है, आचार्य जी जल्दी से। अंजना जी मैं ये बात कहना चाहता था कि अभी परमहंस जी को मैं सुन रहा था, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो वेदना है, उनका जो दर्द है, वो उसमें सब साथ हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पूरा संत समाज मैं चाहता हूं और मैं खुद भी कह रहा हूं, हम उनके साथ हैं, उनके दर्द में साथ हैं। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में थोड़ी हैं। उस थाने के इंस्पेक्टर को मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, ये पता था कि उनको खतरा है, उस साधु को खतरा है, उस आश्रम को खतरा है, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया आपने? एसपी से क्यों जवाब तलब नहीं किया? आप ये कह रही हैं वेदना, संवेदनशीलता, ये बात ठीक है, ये कहने में बड़ी अच्छी लगती है, भाषण और प्रवचन में अच्छा लगता है, लेकिन सारंगी जी आप एक IAS ऑफिसर रही हैं, आपको प्रशासनिक अनुभव है, अब आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सरकार आपकी है। साधु की हत्या होना जघन्य अपराध है, चाहे वो किसी राज्य में हो। मैं ये नहीं कहता कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री साधु की हत्या कराना चाहता होगा, लेकिन हत्या होने के बाद या हमला होने के बाद पुलिस प्रशासन पर नकेल तो कसना आपका दायित्व बनता है। आपने क्या कार्रवाई की? SPDM से क्यों नहीं पूछा? उनकी इतनी हैसियत हो गई है SPDM की, एक साधु के ऊपर हमला होता है, साधु चिल्ला रहा था कि जवाब दे दीजिए, मेरे ऊपर जवाब दे दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास आ जाऊंगा। मैं एक मत हूँ, कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण होने चाहिए और निश्चित तौर पर मेरा पूरा विश्वास है कि गोंडा में, बागपत में जरूर होगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें, जरूर होगा और सरकार संवेदनशील है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद। अखिलेश प्रताप सिंह जी जल्दी से एक जवाब। रटे रटाए शब्दावलियों से प्रशासन शासन नहीं चलता है। तकलीफ इस बात की जो परमहंस दास जी ने कहा, साधुओं की हत्या हो रही, वो भी जब साधु जहां का मुख्यमंत्री हो, जहां का मुख्यमंत्री संत हो, साधु हो, उसके राज में यदि साधु सुरक्षित नहीं है, जो अपेक्षा संत रखते हैं, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। अभी परमहंस दास जी ने जो कही, उनकी तीमारदारी नहीं हुई, उनकी सुरक्षा नहीं हुई, उनको जिला प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया, उनको यहाँ तक पहुंचाने में सहयोग नहीं दिया, ये क्या हो रहा है? अगर हम साधु मुख्यमंत्री रहते हुए भी या कोई भी हो, किसी के ऊपर इतनी हत्या के गोली मारी गई हो, मर्डर को समझ करके मरा जान के छोड़ा गया हो और उसके तीमारदारी में प्रशासन ढिलवाही बरत रहा हो, तो ऐसे प्रशासन पे अभी तक कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? वो भी संत है, वो भी साधु हैं, कम से कम उनमें भी तो विश्वास होना चाहिए कि हमारे एक साधु संत हैं। सब साधु संत सबके होते हैं, तो सब पर संभाव से कार्रवाइयां होंगी, सब पे निर्णय होगा और कि सब लोग सुरक्षित होंगे, तो साधु अपने आप को सुरक्षित समझने लगे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। दीपांकर जी एक बात बोलना चाह रहे हैं और महामंडलेश्वर, ठीक है अखिलेश जी लौट रही हूँ। महामंडलेश्वर जी बोल रहे हैं, उसके बाद दीपांकर जी फौरन आपके पास आ रहे हैं। महंत किशोर जी, नवल किशोर जी माफ कीजिएगा। अंजना जी मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साधु हैं, उनका ज्यादा दायित्व है साधु को रचना, मानता हूँ, परंतु महाराष्ट्र में साधु की हत्या होती जाए कोई दिक्कत नहीं, करौली में जला दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, पंजाब में नवासर में जला दिया, ये राजनीति हर जगह नहीं होना चाहिए। मैंने विनम्रता से प्रार्थना की थी, हत्या होती है और हत्यारा अपराधी होता है, कहीं भी कोई प्रशासन उसका दायित्व बनता है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हत्यारा होता है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमें जवाब चाहिए आज कि साधु की हत्या क्यों, साधुओं पर हमला क्यों, इसके पीछे मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह है, धर्मद्रोह है। कानून को हाथ में लेकर सरेआम साधुओं की हत्या कर दो, बाद में कह दो बच्चा चोरी कर रहा था, किसी को कह दे खुद जल गया है, किसी को कह दो खेत पर प्रॉपर्टी का झगड़ा था। कोई झगड़ा नहीं है। आज मुझे लगता है देश में सबसे ज्यादा कमजोर किसी को माना जा रहा है तो साधुओं को माना जा रहा है। साधु को सबसे कमजोर मान लिया है। हम मानते हैं कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ देना चाहते, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, परंतु हमारी हत्या कर देंगे आप, हमें आप गोली मार देंगे, हमें आप जला देंगे, हमें लाठियों से मार देंगे। ऐसी कल्पना तो हमने नहीं की थी इस देश में, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम सुरक्षा चाहते हैं, इस पर कृपया राजनीति न करें।
क्योंकि हत्या हमारे साधुओं की हो रही है। इसलिए हमें जवाब दीजिए, क्यों साधु की हत्या, क्यों? बस इसका जवाब चाहिए। दीपांकर जी मैं 100% नवल किशोर जी की बात से शब्दशः सहमत हूं अंजना जी, कि जो संस्कृति की रक्षा करते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार है किसकी? जो भारत की मिट्टी को सन्यासी मां कहता है और जो पुजारी कण कण में परमात्मा को देखने की कला सिखाता है, आखिर उनका कसूर क्या है कि कोई उनको कहीं भी मार दे रहा है और सब मौन हुए मात्र अपनी सियासत कर रहे हैं? मेरा आग्रह मात्र इतना है, पक्ष से भी विपक्ष से भी, कि कहर बनकर इन अपराधियों पर टूट पड़िए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर जो पुजारी और सन्यासी मर रहा है तो ये किसी भी राष्ट्र को कलंकित करने जैसा है। इन पर कहर बनकर टूटिए, ताकि किसी पुजारी और किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। इनकी आत्मा कांपनी चाहिए, सहरनी चाहिए। आखिरकार कब तक सन्यासी टीवी पर बैठकर रोएगा? कब तक हाथ जोड़ेगा? कब तक आप कहलवाई? आज आप बोल रही हैं अंजना जी, तो तमाम लोग सुन रहे हैं। कल आप अगर जो नहीं बोलेंगी, नहीं कहेंगी, तो इसी तरीके से सन्यासी और पुजारी मरते रहेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आभार व्यक्त करता हूं और कहता हूं कि आज अभी से पक्ष और विपक्ष एक होकर इन लोगों पर कहर बनकर टूटे। शूट एट साइड का ऑर्डर होना चाहिए, जो सन्यासी को मारे, पुजारी को मारे। आखिरकार इन निर्दोष और निहत्थे और निराहारी साधुओं की क्या गिनती है? सोचिए कि परमदास जी कह रहे हैं कि वो पड़ा हुआ था, कोई उनकी दवा दारू तक नहीं करा रहा। बिल्कुल परमहंस दास जी, ये जी बताएं। ओनली 10 सेकंड बताएं। मिसाल आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ, आप लेखमेश जी आ रही। देखिए, मिसाल कायम करनी होगी और इसकी वजह से हर ऐसे केस में एग्जाम्पल सेट करना होगा। लेकिन पालघर में अभी तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये देरी कहीं वजह तो नहीं बन रही कि लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्राइम करके वो मामले को लटका सकते हैं, सियासी बवंडर में उलझा सकते हैं? बिल्कुल। मैं कुछ बोलूं? आचार्य परमहंस दास जी। अंजना जी, मुझे सबसे बड़ा दुख है कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री पद पर होते हुए भगवाधारी संत के ऊपर गोली चल जाए और उनका कोई जनप्रतिनिधि 24 घंटे के बाद भी न पहुंचे, कोई खोज खबर लेने न पहुंचे। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी के नाम पर वोट पा करके और सांसद विधायक बनने वाले लोग गैर जिम्मेदार हैं। अब इनके कारण ये क्राइम हो रहा है। इस कड़वे सच्चाई को इनको स्वीकार करना पड़ेगा और जनता की सेवा करने के लिए इनको आगे लखनऊ जाना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे लखनऊ जाना पड़े, मिलना पड़े, आपको उसका न्याय मिलेगा। 24 घंटे हम लखनऊ भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे, जहाँ भी हमारे साधु संतों का कोई अपमान होगा, कोई भी कानून हाथ में लेगा, ऐसा कोई अपराधी है वो कहीं नहीं बचना चाहिए। उसके लिए हमें कूच करना पड़ेगा तो करेंगे। महंत परमहंस दास जी, जब करौली में साधु को जिंदा जलाने पर भी कोई नहीं गया, तब भी आपको इतना ही गुस्सा आया था परमहंस दास जी? ठीक है, एक एक करके। बिल्कुल, हमने पालघर पर अनशन किया था, अगर आपने देखा हो तो। करौली पर भी हमने जो है आवाज उठाई और गोंडा में जो है हमारे शिष्य हैं, हमारा स्थान हमारे साधु हैं, हमारा शिष्य जो है पुत्र होता है, हमारा पुत्र मारा गया है, उसको गोली लगी है, वो जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहा है और कोई भाजपा का जनप्रतिनिधि वहां नहीं गया। वहां कोई शासन प्रशासन ध्यान देने वाला नहीं है। मैं उस घटना स्थल पर होकर आ रहा हूं, मुझे इतनी पीड़ा हुई कि भारतीय जनता पार्टी में भी इतने बेदर्द लोग हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ बोलना चाह रहे हैं। आचार्य जी, ये हमने कल्पना नहीं किया था। ठीक है आचार्य जी, जल्दी से बोलिएगा, फिर अखिलेश जी से कंक्लूडिंग करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं
कि जो घायल अवस्था में हमारा सन्यासी पड़ा है उसकी पूरी सुरक्षा की जाए। दूसरे, परमहंस दास जी के ऊपर भी खतरा है। परमहंस दास जी बहुत बड़े संत हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इन सब की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आश्रमों के महंतों की, संतों की सुरक्षा व्यवस्था जहां जहां प्रॉब्लम है उनको सुनिश्चित करने का ये भगवान ने ताकत दी है, शक्ति दी है, अधिकार दिया है। फिर योगी के राज्य में संतों पर हमला, संतों की हत्या, ये गले नहीं उतरती बात। अब जो बच गए हैं उनकी सुरक्षा तो करें। ठीक है, एक मिसाल आप कायम कर सकते हैं करौली में जल्द से जल्द न्याय इंसाफ दिलाकर, ताकि परिवार संतुष्ट रहे। जल्दी से अखिलेश जी 2 लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क सर, ब्रेक का टाइम हो गया। अखिलेश देखिए, अभी मैं सब संतों को सुना, उन लोगों ने बातें जो कही बड़ी सार्थक बातें कही और सब ने उन्होंने कहा कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए, पक्ष विपक्ष हो। हम इन संतों की बात को, इसके हम साथ हैं। लेकिन ये भी जो संत कह रहे हैं कि शासन प्रशासन की जो ढिलवाई है, कार्रवाइयां क्यों नहीं अभी तक हुई? गोंडा में जिन अधिकारियों ने ढिलवाई की, जिनमें उनके तीमारदारी में ढिलवाई की, सुरक्षा में ढिलवाई की, उनको घायल हो जाने के बाद जो भूमिका निभानी थी उसमें जो ढिलवाई की, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो हत्यारे हैं उन पर तो टूट पड़ना चाहिए, सत्य है, सबको मिलकर। ठीक है, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए, सुरक्षा दी जानी चाहिए, जैसा महंत परमहंस दास जी कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी याद रखिएगा, अभी भी लगभग 3 से 4 दिन घटना के हो जाने के बाद भी करौली में 4 आरोपी फरार हैं। उन्हें भी पकड़ना अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है।